स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1939-1947। अध्याय 22। द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। संघर्ष के तरीके पर कांग्रेस का संकट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कांग्रेस के भीतर कुछ अव्यवस्था थी। गांधी की धारणा में संगठन में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता बढ़ रही थी। वह कांग्रेस नेताओं के बीच प्रतिद्वंद्विता और छोटे मोटे झगड़ों से भी नाखुश थे। कांग्रेस कमेटियों में शामिल होने और उन्हें नियंत्रित करने के प्रयास में फर्जी सदस्यता और अनैतिक साधनों के मुद्दे थे। गांधी का दृढ़ विश्वास था कि आंदोलन फिर से शुरू होने से पहले कांग्रेस को पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी महसूस किया कि जनता संघर्ष के मूड में नहीं है। कुछ और भी थे जिन्होंने महसूस किया कि संघर्ष जारी रहना चाहिए। हरिपुरा और त्रिपुरी सत्र। सुभाष बोस के विचार। सुभाष चंद्र बोस बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उनका मुख्य कार्य क्षेत्र युवाओं को संगठित करना और ट्रेड यूनियन आंदोलन को बढ़ावा देना था। स्वतंत्रता संग्राम के कई पहलुओं पर बोस गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं से सहमत नहीं थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। बोस पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग के गठन की भी घोषणा की। जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस सत्र ने एक प्रस्ताव अपनाया कि कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा, बोस ने इस निर्णय का पूर्ण समर्थन किया। वह 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में फिर से पूरी तरह से सक्रिय हो गए, जिससे सरकार को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन और 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर के खिलाफ थे, खासकर जब सरकार ने भगत सिंह और उनके सहयोगियों के लिए मौत की सजा पर बातचीत करने से इनकार कर दिया था। इन सब से हमें एक स्पष्ट विचार मिलता है कि बोस एक कर्मठ और कट्टरपंथी विचारों के व्यक्ति थे। हरिपुरा। फरवरी 1938 में गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस की बैठक में बोस को सर्वसम्मति से अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। जैसा कि उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, वह अपने विश्वास में दृढ़ थे कि प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालयों में अपार क्रांतिकारी क्षमता थी। बोस ने योजना के माध्यम से देश के आर्थिक विकास की भी बात की और बाद में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस उन लोगों को नैतिक समर्थन देगी जो रियासतों में शासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। बाद के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अत्यधिक परेशान थी। इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि यूरोप युद्ध में उलझने वाला था। 1939 सुभाष बोस की जीत हुई, लेकिन कांग्रेस को आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। जनवरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए फिर से खड़े होने का फैसला किया। बोस की उम्मीदवारी से गांधी खुश नहीं थे। बोस ने कहा कि वह नए विचारों, विचारधाराओं, समस्याओं और कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के प्रगतिशील तेज से निकले थे। हालांकि सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और कांग्रेस कार्य समिति के कुछ अन्य सदस्यों ने बताया कि यह विभिन्न कांग्रेस निकायों में था, जैसे कि कार्य समिति, विचारधाराओं और कार्यक्रमों का विकास किया गया था। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष का पद संवैधानिक प्रतिनिधि और राष्ट्र की एकता के प्रतीक के रूप में अधिक था। उन्होंने गांधी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन किया। बोस ने 1377 के मुकाबले 1580 मतों से चुनाव जीता। उन्हें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्टों का पूरा समर्थन मिला। गांधी ने बोस को उनकी जीत पर बधाई दी, लेकिन यह भी घोषित किया कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। अब यह गांधी बनाम बोस का मुद्दा बन गया। त्रिपुरी। मार्च 1939 में
कांग्रेस का अधिवेशन मध्य प्रांत, वर्तमान मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में त्रिपुरी में हुआ। यह स्पष्ट था कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं था। कार्य समिति कांग्रेस की सत्ताधारी संस्था निर्वाचित नहीं होती, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव एक संवैधानिक अवसर है जिसके माध्यम से सदस्यता ने कांग्रेस के नेतृत्व की प्रकृति को व्यक्त किया। बोस की जीत के साथ विचारधारा और भविष्य के संघर्ष की पद्धति के संदर्भ में ध्रुवीकरण स्पष्ट था। इस प्रकार आधिकारिक मशीन के विरोध के सामने बोस के चुनाव ने एक तीव्र आंतरिक संकट को जन्म दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कार्य समिति के नेताओं पर महासंघ के मामले में सरकार के साथ समझौता करने के लिए तैयार होने का आरोप लगाया था। अब उन नेताओं को लगा कि वे एक ऐसे राष्ट्रपति के साथ काम नहीं कर सकते जिन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके राष्ट्रवादी सिद्धांतों पर संदेह जताया और कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया। जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ तो बोस बीमार थे, लेकिन उन्होंने इसमें भाग लिया और अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने भविष्यवाणी की कि यूरोप में एक साम्राज्यवादी युद्ध होने वाला था। उन्होंने घोषणा की, सबसे पहले हमें पिछले कुछ समय से जो महसूस हो रहा है उसे स्पष्ट अभिव्यक्ति देनी चाहिए, अर्थात समय आ गया है कि हम स्वराज का मुद्दा उठाएं और अपनी राष्ट्रीय मांग को अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत करें। सरकार को एक अल्टीमेटम के रूप में वे स्वतंत्रता की राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए ब्रिटेन को 6 महीने का अल्टीमेटम देने के पक्ष में थे। अगर अल्टीमेटम को खारिज कर दिया गया तो उन्होंने कहा एक जन सविनय अवज्ञा आंदोलन होना चाहिए, लॉन्च किया जाए। उनकी राय में, जैसा कि बोस को बाद में लिखना था, कांग्रेस उतनी ही मजबूत थी जितनी जनता इस तरह के संघर्ष के लिए तैयार थी। उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संकट का लाभ उठाया जाना चाहिए। दूसरी ओर गांधी इस विश्वास में दृढ़ थे कि यह इस तरह के अल्टीमेटम का समय नहीं था, क्योंकि न तो कांग्रेस और न ही जनता अभी तक संघर्ष के लिए तैयार थी। वह था, यह भी जानते हैं कि सांप्रदायिक कलह और वर्ग संघर्ष थे और एकीकृत दृष्टि की कमी, और यह कमजोर होगा। कोई आंदोलन। गोविंद बल्लभ पंत द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें गांधीवादी नीतियों में विश्वास की पुष्टि की गई और बोस को गांधी जी की इच्छा के अनुसार कार्य समिति को नामित करने के लिए कहा गया और इसे समाजवादियों या कम्युनिस्टों के विरोध के बिना पारित कर दिया गया। जाहिर है वामपंथी गांधी के नेतृत्व को त्यागने के लिए उत्सुक नहीं थे। हालांकि गांधी ने कहा कि वह अध्यक्ष पर एक कार्य समिति नहीं थोपना चाहेंगे और चूंकि बोस अध्यक्ष थे, उन्हें कार्य समिति के सदस्यों का चयन करना चाहिए और कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। बोस ने गांधी का विश्वास जीतने के लिए अपना प्रयास जारी रखा, लेकिन सफल नहीं हुए। बोस ने नई कार्य समिति नामित करने से इनकार कर दिया। बोस गांधी के नेतृत्व में एक तत्काल संघर्ष चाहते थे, जबकि गांधी अपने विश्वास में दृढ़ थे कि संघर्ष के लिए समय परिपक्व नहीं था। समस्या यह थी कि वैचारिक रूप से गांधी और बोस अलग अलग मंचों पर थे। बोस द्वारा पसंद की गई कट्टरपंथी लाइनों के आधार पर गांधी कांग्रेस के संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि बोस इसके लिए तैयार नहीं थे। उनके विचारों से समझौता। गांधी का विचार था कि वह या तो अपनी रणनीति और राजनीति की शैली के आधार पर कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे या नेता की स्थिति को आत्मसमर्पण कर देंगे। बोस के एक पत्र के जवाब में गांधी ने लिखा, आप जो विचार व्यक्त करते हैं वे दूसरों और मेरे अपने विचारों के इतने विपरीत प्रतीत होते हैं कि मुझे उन्हें पाटने की कोई संभावना नहीं दिखती। बोस ने अपने चुनाव में मिले समर्थन को गलत बताया था। यहाँ तक अधिकांश समाजवादी और कम्युनिस्ट भी कांग्रेस में विभाजन के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि एक विभाजन वामपंथी, जो उस समय बहुत समेकित नहीं था, को एक अलग समूह में कम कर देगा।
उन्होंने गांधी के नेतृत्व में एक संयुक्त कांग्रेस को प्राथमिकता दी, क्योंकि राष्ट्रीय संघर्ष का अत्यधिक महत्व था और उस समय कांग्रेस इस संघर्ष का मुख्य अंग थी। ऐसी स्थिति में बोस के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने अप्रैल 1939 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इसके कारण राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिलहाल कांग्रेस का संकट दूर हो गया है। मई में बोस और उनके अनुयायियों ने कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक मकुर उन्नाव में का गठन किया। लेकिन जब उन्होंने एआईसीसी के एक प्रस्ताव के खिलाफ 9 जुलाई को अखिल भारतीय विरोध का आह्वान किया, तो कांग्रेस कार्य समिति ने बोस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की। अगस्त 1939 में उन्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। 3 साल की अवधि के लिए कांग्रेस में किसी भी वैकल्पिक पद पर रहने से वंचित। त्रिपुरी में प्रस्तावों में चीन से संबंधित एक दिलचस्प प्रस्ताव था। कांग्रेस चीन के लोगों को बधाई भेजती है और क्रूर और अमानवीय साम्राज्यवाद के खिलाफ उनके संघर्ष में उनके परीक्षणों और कठिनाइयों में उनकी गहरी सहानुभूति है। यह उन्हें उनके वीर प्रतिरोध के लिए बधाई देता है। कांग्रेस अपनी ओर से चीन के लोगों को एक चिकित्सा मिशन भेजने के लिए अपनी स्वीकृति व्यक्त करती है और विश्वास करती है कि इस मिशन को पूरा समर्थन मिलता रहेगा, ताकि यह अपने सहायता के काम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके और भारतीय का एक योग्य प्रतीक बन सके। चीन के साथ एकजुटता। गांधी और बोस, वैचारिक मतभेद। गांधी और बोस की अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान था। प्रत्येक ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में एक दूसरे द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। 1942 में गांधी ने बोस को देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा। जब बोस की मृत्यु की सूचना दी गई, तो गांधी ने कहा कि नेताजी की देशभक्ति किसी से पीछे नहीं है। उनकी बहादुरी उनके सभी कार्यों से चमकती है। उन्होंने उच्च लक्ष्य और असफल रहे, लेकिन कौन असफल नहीं हुआ। एक अन्य अवसर पर गांधी ने कहा, नेताजी भारत की सेवा के लिए आने वाले सभी समय के लिए अमर रहेंगे। बोस भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में गांधी के महत्व से पूरी तरह वाकिफ थे और उन्होंने 1944 में रंगून से एक रेडियो प्रसारण में उन्हें हमारे राष्ट्र का पिता कहा। हालांकि उसी भाषण में उन्होंने अपना स्वयं का विश्वास व्यक्त किया कि शक्ति ही जीतने का एकमात्र तरीका है। अंग्रेजों से आजादी। जब त्रिपुरी अधिवेशन में इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, तो बोस ने कहा कि वह उनके गांधी के व्यक्तित्व के लिए मेरे सम्मान में किसी के सामने नहीं झुकेंगे, यह कहते हुए कि यह मेरे लिए एक दुखद बात होगी यदि मैं अन्य लोगों का विश्वास जीतने में सफल रहा लेकिन भारत के महानतम व्यक्ति का विश्वास जीतने में विफल। बाद में बोस ने कहा कि महात्मा गांधी ने भारत और भारत की स्वतंत्रता के लिए जो सेवा की है, वह इतनी अनोखी और अद्वितीय है कि उनका नाम हमारे राष्ट्रीय इतिहास में हमेशा के लिए सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। संयोग से दोनों पुरुषों ने भारत में समाजवाद को आगे बढ़ने का रास्ता माना, हालांकि थोड़ा अलग तरीके से। गांधी ने समाजवाद के पश्चिमी रूप की सदस्यता नहीं ली, जिसे उन्होंने औद्योगिकरण से जोड़ा, लेकिन जयप्रकाश नारायण द्वारा वकालत किए गए समाजवाद से सहमत थे। गांधी और बोस दोनों धार्मिक व्यक्ति थे और साम्यवाद को नापसंद करते थे। दोनों ने अस्पृश्यता के खिलाफ काम किया और महिला मुक्ति के लिए बात की, लेकिन वे अपने तरीकों और अपनी राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराओं में व्यापक रूप से भिन्न थे। अहिंसा बनाम उग्रवादी दृष्टिकोण। गांधी अहिंसा और सत्याग्रह में दृढ़ विश्वास रखते थे, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का अहिंसक तरीका। उनका मानना कि यह रास्ता था जिसमें आम लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने पहले हिंसा का विरोध किया क्योंकि एक निहत्थे जनता के पास सशस्त्र विद्रोह में सफलता की संभावना कम थी,
और फिर क्योंकि उन्होंने हिंसा को एक बेकार हथियार माना जिसने हल की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा की, और घृणा और कड़वाहट को पीछे छोड़ दिया जिसे सुलह के माध्यम से दूर नहीं किया जा सकता था। बोस का मानना कि अहिंसा की विचारधारा पर आधारित गांधी की रणनीति भारत की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए अपर्याप्त होगी। उनके विचार से केवल हिंसक प्रतिरोध ही भारत से विदेशी साम्राज्यवादी शासन को खदेड़ सकता है। उन्होंने गांधीवादी सविनय अवज्ञा अभियान को प्रशासन को पंगु बनाने का एक प्रभावी साधन माना, लेकिन इसे तब तक प्रभावशाली नहीं माना जब तक कि पूर्ण क्रांति के उद्देश्य से एक आंदोलन न हो, जो हिंसा का उपयोग करने के लिए तैयार किया गया था, यदि आवश्यक हो। साधन और साध्य कार्रवाई के परिणाम पर बोस की नजर थी। जब यूरोप पर युद्ध के बादल छा गए, तो उन्होंने स्थिति को ब्रिटिश कमजोरी का लाभ उठाने के अवसर के रूप में देखा। वह स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी अवसर उपलब्ध था, उसका लाभ उठाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने नाजी नियंत्रण में यूरोपीय राष्ट्रों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का दावा करने के लिए अंग्रेजों की खुले तौर पर आलोचना की, लेकिन भारत सहित अपने स्वयं के उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया। नाजियों या फासिस्टों और बाद में इंपीरियल जापान एक्सिस पावर्स की मदद लेने में उनकी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उन्हें युद्ध छिड़ने पर कहा जाने लगा था, भले ही वे स्वतंत्रता और समानता और अन्य उदार आदर्शों में विश्वास करते थे और नाजियों के अहंकारी नस्लवाद और नाजी जर्मनी में लोकतांत्रिक संस्थानों के दमन को अस्वीकार कर दिया, जैसा कि उनके लेखन से पता चलता है। हालांकि उन्होंने नाजियों और फासिस्टों के अनुशासन के लिए उनकी प्रशंसा की। बोस के समर्थकों का कहना है कि जर्मनी और जापान के साथ उनका जुड़ाव क्रांतिकारी रणनीति से तय हुआ था, न कि वैचारिक रिश्तेदारी से। दूसरे शब्दों में, वह केवल एक व्यवहारवादी था। वह नस्लीय श्रेष्ठता के फासीवादी सिद्धांत और पूंजीवाद की फासीवादी स्वीकृति के खिलाफ थे। गांधी ने महसूस किया कि उनके द्वारा प्रचारित विरोध के अहिंसक तरीके का तब तक अभ्यास नहीं किया जा सकता जब तक कि साधन और साध्य न हो समान रूप से अच्छे थे। कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग नहीं कर सकता है, चाहे वह अंत कितना ही वांछनीय क्यों न हो। यह सत्य के विरुद्ध होगा जो सभी कार्यों में एक का मार्गदर्शन करे। इसके अलावा उन्हें फासिस्टों और नाजियों के विचारों के प्रति गहरी नापसंदगी थी और वे अंग्रेजों के खिलाफ सहयोग करने के लिए उनका उपयोग करने के बारे में नहीं सोचेंगे, खासकर जब बाद वाले एक कठिन स्थिति में थे। उन्होंने नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान को न केवल हमलावरों के रूप में बल्कि खतरनाक शक्तियों के रूप में देखा। गांधी ने खुद कहा था, उनके बोस और मेरे बीच के दृष्टिकोण के अंतर के बारे में टिप्पणी के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। बोस ने स्वीकार किया कि गांधी के तरीकों का अपना महत्व था जब उन्होंने टोक्यो से अपने भाषण में कहा, हालांकि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना कि यह विधि हमें पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने में सफल नहीं होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसने भारतीय लोगों को जगाने और एकजुट करने में बहुत मदद की है और विदेशी सरकार के खिलाफ प्रतिरोध का आंदोलन जारी रखने के लिए भी। सरकार का स्वरूप अपने प्रारंभिक लेखन में बोस ने यह राय व्यक्त की कि लोकतंत्र भारत के लिए स्वीकार्य राजनीतिक व्यवस्था थी, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि वह इस विचार की ओर झुक गए हैं कि कम से कम शुरुआत में राष्ट्र के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया और गरीबी और सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए एक लोकतांत्रिक प्रणाली पर्याप्त नहीं होगी। 1944 में टोक्यो विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए एक संबोधन में बोस को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, आपके पास एक तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हो सकती है यदि उस प्रणाली को समाजवादी आधार पर आर्थिक सुधारों के माध्यम से करना है। इसलिए हमारे पास एक राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, एक राज्य, एक सत्तावादी चरित्र का। जब बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद, स्वतंत्र भारत
की अनंतिम सरकार के गठन की घोषणा की, तो वे भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में अपने पद पर बने रहे और खुद को राज्य का प्रमुख प्रधानमंत्री भी नामित किया और युद्ध और विदेश मामलों के मंत्री। उन्हें आजाद भारत में राष्ट्राध्यक्ष का पद बरकरार रखने की उम्मीद थी। यह, कुछ विद्वानों का कहना है, बोस में आधिकारिक प्रवृत्ति को इंगित करता है। 1930 की शुरुआत में बोस ने यह राय व्यक्त की कि भारत में आधुनिक यूरोप का एक संश्लेषण होना चाहिए। समाजवाद और फासीवाद कहते हैं, हमारे यहाँ न्याय, समानता, प्रेम है जो समाजवाद का आधार है, और इसके साथ ही हमारे पास फासीवाद की दक्षता और अनुशासन है जैसा कि आज यूरोप में है। उन्होंने इसे साम्यवाद कहा। बोस ने अनुशासन की प्रशंसा की और किसी भी चीज के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण। उन्होंने इटली के फासिस्टों और जर्मनी के नाजियों में इन गुणों की प्रशंसा की। वास्तव में उनके पत्रों से यह स्पष्ट है कि औपनिवेशिक सत्ता के प्रति उनकी नापसंदगी और भारत से विदेशी ब्रिटिश शासन को हटाने की उनकी इच्छा के बावजूद वह अंग्रेजों के व्यवस्थित दृष्टिकोण और उनके अनुशासित जीवन शैली से प्रभावित थे। हालांकि बोस नाजी या फासीवादी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, धर्मनिरपेक्षता और अन्य उदार विचारों का समर्थन किया था। न तो बोस कम्युनिस्ट थे, वे खुद को एक समाजवादी मानते थे, लेकिन यह कम्युनिस्ट होने से बहुत अलग बात थी। वह कम्युनिस्टों द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीयतावाद के विचार पर हंसे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीयवाद की ओर जाने से पहले राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि मार्क्स के लेखन में पाए गए सैद्धांतिक आदर्शों को भारत में बहुत अधिक संशोधन के बिना लागू नहीं किया जा सकता है। न ही उन्होंने उस धर्म को त्यागा जो उनके लिए महत्वपूर्ण था। बोस इस अर्थ में वामपंथी थे कि वे साम्राज्यवाद विरोधी थे और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने में विश्वास करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बोस ने वामपंथ का अर्थ समाजवाद माना। राष्ट्रीय जीवन का पुनर्निर्माण समाजवादी आधार पर करना होगा। वास्तव में उनके कई लेखों से यह प्रतीत होता है कि सत्तावादी शासन के प्रारंभिक चरण के बाद स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समाजवाद के शाश्वत सिद्धांतों के आधार पर एक नया भारत और एक खुशहाल भारत बन सकता है। सरकार पर गांधी के विचार हिंद स्वराज 1909 में पाए जा सकते हैं। यह राजनीतिक सिद्धांत के निरंतर कार्य का निर्माण करने के लिए वह सबसे निकट था। गांधी का आदर्श राज्य, उनका रामराज्य एक स्वप्नलोक, वास्तव में एक प्रतिनिधि सरकार, एक संविधान, एक सेना या एक पुलिस बल की आवश्यकता नहीं थी। पूंजीवाद, साम्यवाद, शोषण और धार्मिक हिंसा अनुपस्थित होगी। इसके बजाय देश को अतीत के भारत पर आधारित होना था। कई मायनों में गांधी का लेखन एक पूर्व आधुनिक, नैतिक रूप से प्रबुद्ध और गैर राजनीतिक भारतीय राज्य का आह्वान करता है। स्वराज ने व्यक्तियों के माध्यम से स्वशासन पर बल दिया और सामुदायिक भवन, व्यक्तिगत स्तर पर स्वराज निष्पक्ष आत्म मूल्यांकन, निरंतर आत्मशुद्धि और बढ़ती आत्मनिर्भरता की क्षमता से जुड़ा हुआ है। गांधी ने कहा, मैं सबसे बड़े डर के साथ राज्य की शक्ति में वृद्धि को देखता हूँ, क्योंकि हालांकि शोषण को कम करके स्पष्ट रूप से अच्छा करते हुए यह व्यक्तित्व को नष्ट करके मानव जाति को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता है जो प्रगति की जड़ में है। उन्हें पार्टी प्रणाली पर संदेह था और उन्हें यकीन था कि प्रतिनिधि लोकतंत्र लोगों को न्याय नहीं दे सकता। उन्होंने एक राज्यविहीन समाज की वकालत की जिसमें जीवन परिपूर्ण हो जाए। गांधी केंद्रीकरण के विरोधी थे। वह राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते थे और यह केवल मूल इकाई से शुरुआत करके ही आ सकता है। स्वराज की उनकी दृष्टि में समाज की रचना होगी असंख्य, सदा चौड़ा, कभी न चढ़ने वाला ग्राम गणराज्य। मूल इकाई वह गांव होगी जिसके लोग हमेशा सत्य और अहिंसा के आदर्शों का पालन करेंगे।
हर गांव एक आत्मनिर्भर गणतंत्र या पंचायत होगा। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं था कि जरूरत के समय में अन्य गांवों से मदद नहीं ली जा सकती थी। पंचायत स्थानीय स्वशासन की इकाई 5 व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, जो सालाना निर्वाचित पुरुष और महिला होंगे। यह ग्राम समुदाय का प्रतिनिधित्व करेगा और सभी प्राधिकरणों का संरक्षक होगा। इसके अलावा यह ग्राम प्रशासन के संदर्भ में एक स्वायत्त राजनीतिक संस्था होगी। महत्वपूर्ण रूप से गांधी ने कहा, आदर्श राज्य में कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है क्योंकि कोई राज्य नहीं है, लेकिन जीवन में आदर्श कभी भी पूरी तरह से साकार नहीं होता है। इसलिए थोरो का शास्त्रीय कथन है कि सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है। विचारणीय है, जैसा कि जूडिथ ब्राउन लिखते हैं, गांधी ऐसा लगता है कि स्वतंत्र ग्राम गणराज्यों के ढीले जुड़ाव को राज्य के आदर्श रूप के रूप में देखा गया है, इसलिए उन्हें ठीक से अराजकतावादी कहा जा सकता है। गांधी के विचार में उच्च नैतिकता के बिना लोकतंत्र संभव नहीं होगा। यह नैतिकता ही है जो मनुष्य में जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है, और जिम्मेदारी की इस भावना की ताकत उन्हें एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने में मदद करेगी। गांधी ने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर अधिक बल दिया। सैनिक शासन। सुभाष बोस सैन्य अनुशासन के प्रति बहुत आकर्षित थे और भारतीय रक्षा बल की विश्वविद्यालय इकाई में प्राप्त बुनियादी प्रशिक्षण के लिए आभारी थे। 1930 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में औपचारिक समारोहों के दौरान उन्होंने स्वेच्छा से गार्ड ऑफ ऑनर बनाया, और यह बड़े पैमाने पर और भव्य पैमाने पर किया गया था। बोस ने फुल ड्रेस यूनिफॉर्म में अपनी सैनिकों की समीक्षा की। गांधी और उनके अधिकांश समर्थक इस प्रदर्शन से असहज थे। गांधी कुल मिलाकर सेना के खिलाफ थे। सत्य और अहिंसा और आत्मनियमन की अवधारणा पर बनाया जा रहा उनका रामराज्य एक आदर्श स्थान होगा और इसके लिए पुलिस या भव्य सेनाओं की आवश्यकता नहीं होगी। युद्ध में जाने के बजाय शांति स्थापित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। युद्ध, गांधी ने कहा, उन लोगों का मनोबल गिराता है जो इसके लिए प्रशिक्षित हैं। यह स्वाभाविक रूप से कोमल प्रकृति के पुरुषों को क्रूर बनाता है। गांधी के अनुसार युद्ध के मुख्य कारण जातिवाद, साम्राज्यवाद और फांसीवाद द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में थे। उन्होंने आर्थिक असमानता और शोषण को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में युद्ध और अस्थिरता के अतिरिक्त कारणों के रूप में सूचीबद्ध किया। अगर इन्हें मिटा दिया गया तो युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। वह रक्षात्मक युद्ध के खिलाफ नहीं थे। अगर निर्दोषों पर हमला किया गया तो अपनी रक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो निश्चित रूप से आत्मरक्षा के लिए सेना की आवश्यकता थी, लेकिन यह न्यूनतम पैमाने पर होना था। अर्थव्यवस्था पर विचार। गांधी की स्वराज की अवधारणा की आर्थिक दृष्टि का अपना ब्रांड था। वह राज्य के नियंत्रण के बिना एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था चाहते थे। गांधी ने पूंजीवाद और पश्चिमी समाजवाद दोनों को इसकी शोषणकारी ज्यादतियों के लिए और बाद में औद्योगिकरण से इसके संबंध के लिए खारिज कर दिया। उनका मानना कि दोनों ने ही मनुष्य को विलासिता और आत्मभोग के लिए तरसने के लिए प्रेरित किया। गांधी चाहते थे कि लोग लालच से छुटकारा पाएं और जीवन की केवल छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करें। उन्होंने ग्राम सर्वोदय का विचार विकसित किया। उन्होंने बैक टू द रूट्स विजन की वकालत की, जब उत्पादन, खपत और वितरण के साथ साथ था और पैसे की अर्थव्यवस्था का दुष्चक्र अनुपस्थित था। उत्पादन तत्काल उपयोग के लिए था, न कि दूर के बाजारों के लिए। वह जो चाहता था वह प्राचीन गांव का पुनरुद्धार था। ऐसे समुदाय जिनमें कृषि समृद्ध हुई और उद्योग छोटे पैमाने के सहकारी संगठनों के माध्यम से एक विकेंद्रीकृत व्यवसाय था। वह सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी भी चाहते थे। 1909 में उन्होंने हेनरी पोलाक को लिखे एक पत्र में
गांधी ने यह विचार व्यक्त किया कि जो कुछ सीखा गया था उसे सीखने में भारत का उद्धार निहित है। वह चाहते थे कि रेलवे, टेलीग्राफ, अस्पताल, वकील, डॉक्टर और अन्य आधुनिक सामान को त्याग दिया जाए और तथाकथित उच्च वर्ग किसानों का सादा जीवन जीना सीखें। वह बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के खिलाफ थे। उन्हें श्रम बचाने वाली मशीनरी पर कड़ी आपत्ति थी। जब तक हजारों लोग बिना काम के हैं और भूख से मरने के लिए खुली सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं, तब तक लोग श्रम को बचाते रहते हैं। वह उन उपकरणों और मशीनरी के खिलाफ नहीं थे जो व्यक्तिगत श्रम को बचाते थे। उन्होंने लिखा है कि मशीनीकरण अच्छा है जब काम पूरा करने के लिए हाथ बहुत कम होते हैं। यह एक बुराई है जब काम के लिए आवश्यकता से अधिक हाथ होते हैं, जैसा कि भारत में होता है। गांधी के अनुसार पूंजीपति जिसने धन इकट्ठा किया, वह चोर था। उनकी राय में, यदि किसी व्यक्ति को विरासत में धन मिला था या उसने व्यापार और उद्योग के माध्यम से बहुत पैसा कमाया था, तो राशि को पूरे समाज के साथ साझा किया जाना चाहिए और सभी के कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्रस्टीशिप के अपने सिद्धांत को सामने रखा जिसके तहत वे चाहते थे कि पूंजीपति ट्रस्टी बने और इस तरह न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। मजदूर पूंजीपतियों को अपना हितैषी समझेंगे और उन पर विश्वास रखेंगे, तो आपसी विश्वास और विश्वास होगा और परिणामस्वरूप आर्थिक समानता के आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। बोस आर्थिक स्वतंत्रता को सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का सार मानते थे। वे सभी आधुनिकीकरण के पक्ष में थे, जो अनिवार्य रूप से औद्योगिकरण द्वारा लाया जाना था। उनका मानना कि राजनीतिक और भौतिक क्षेत्र में भारत का पतन लोगों के भाग्य और अलौकिक के साथ साथ आधुनिक वैज्ञानिक विकास, विशेष रूप से युद्ध हथियारों के क्षेत्र में उदासीनता के कारण हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि पिछड़ी कृषि का आधुनिकीकरण करना होगा। इस तरह के आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र से बेदखल किए गए श्रम को विकास से ही मदद मिल सकती है। उद्योग का, जो कृषि से अधिशेष श्रम को अवशोषित कर सकता था। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अपने भाषण में बोस ने अपनी राय व्यक्त की कि भारत की प्रगति के लिए राज्य के स्वामित्व और राज्य नियंत्रण के तहत औद्योगिक विकास की एक व्यापक योजना अनिवार्य होगी, और उन्होंने राष्ट्रीय सरकार को सलाह देने के लिए एक योजना आयोग के गठन की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन और कृषि ऋणग्रस्तता के परिसमापन के बारे में भी बात की। वह कम समय में तीव्र औद्योगिकरण के माध्यम से आर्थिक विकास में सोवियत संघ द्वारा प्राप्त सफलता से बहुत प्रभावित हुए। बोस के पास भारत के लिए औद्योगिकरण की मांग करने के अपने कारण थे। इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि समाजवाद राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आधार होना चाहिए और समाजवाद पूर्व निर्धारित औद्योगिकरण। इसके अलावा, यदि भारत को विदेशों से प्रतिस्पर्धा करनी है तो औद्योगिकरण आवश्यक था। बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिकरण भी आवश्यक था। बोस ने उद्योग को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया: भारी, मध्यम और कुटीर। उन्होंने कहा कि भारी उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन वह कुटीर उद्योगों के महान महत्व से पूरी तरह वाकिफ थे। औद्योगिकरण, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुटीर उद्योगों से मुंह मोड़ लें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें यह तय करना होगा कि कौन से उद्योग कुटीर आधार पर विकसित किए जाएं और कौन से बड़े पैमाने पर। धर्म, गांधी ने कहा, ईश्वर सत्य और प्रेम है, ईश्वर नैतिकता और नैतिकता है, ईश्वर निडर है। ईश्वर प्रकाश और जीवन का स्रोत है और फिर भी वह इन सबसे ऊपर और परे है, ईश्वर विवेक है। वह नास्तिक का नास्तिक भी है, क्योंकि ईश्वर अपने असीम प्रेम में नास्तिक को जीवित रहने देता है। गांधी मुख्य रूप से धर्म के व्यक्ति थे। धर्म के प्रति उनका दृढ़ दृष्टिकोण था और उनका धर्म ही उनके अन्य सभी विचारों का आधार था।
सत्य और अहिंसा दो सिद्धांत थे जिन्होंने गांधी को धर्म के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद की जो संकीर्ण संप्रदायवाद से परे था। गांधी के लिए गरीबों की सेवा करने और उनमें भगवान की पहचान करने के अलावा भगवान की पूजा करने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। वे भिन्न भिन्न धर्मों को एक ही मंजिल की ओर केवल भिन्न भिन्न मार्ग मानते थे। गांधी अपने स्वयं के अनुभवों और पठन से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्म समान सिद्धांतों पर आधारित हैं, अर्थात सत्य और प्रेम। उन्होंने दावा किया कि धर्म एक बंधन शक्ति है, न कि बांटने वाली शक्ति। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का खुलकर पालन करना चाहिए। वह धर्म के बिना एक राज्य की कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि उनके धर्म के मूल सिद्धांत राज्य के उनके विचार के आधार पर भी थे। सुभाष बोस उपनिषद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। उन्होंने भगवद गीता का सम्मान किया और विवेकानंद से प्रेरित थे। वह अतीत के भारत से भी प्रेरित थे, जैसा कि विचारकों द्वारा पुनर्व्याख्या की गई थी। कई विद्वानों के अनुसार हिंदू आध्यात्मिकता ने उनके पूरे वयस्क जीवन में उनके राजनीतिक और सामाजिक विचारों का अनिवार्य हिस्सा बना लिया। हालांकि वह कट्टरता या रूढ़िवाद से मुक्त था। वह धर्म के आधार पर पूरी तरह से गैर भेदभाव के पक्षधर थे और संदर्भ में उन्होंने हिंदुओं के मुद्दे को उठाया जब उन्होंने मांग की कि हिंदू कैदियों को दुर्गा पूजा करने का अधिकार दिया जाए, जैसे कि मुसलमानों और ईसाइयों को अपने त्योहार मनाने की अनुमति दी गई थी। बोस ने दर्शकों के लिए उपयुक्त हिंदू प्रतीकों के माध्यम से भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। 9 दिसंबर 1930 को उन्होंने महिलाओं से मुक्ति संग्राम में भाग लेने का आह्वान किया, जिसमें दुर्गा की कल्पना का आह्वान किया, जो शक्ति का एक रूप है, जो बुराई को परास्त करने के लिए तैयार है। हालांकि वह एक सांप्रदायिक नहीं था। उसने अपनी सेना का नाम आजाद हिंद फौज रखा और उस सेना में कई गैर हिंदू थे और जो उसके करीब थे। आईएनए को सभी सैनिकों की कुल सामाजिक समानता के साथ विभिन्न धर्मों, जातियों और जातियों का मिश्रण होना था। उन्हें आम रसोई में पका हुआ खाना परोसा जाता था और सदियों पुरानी जाति के बंधनों और प्रथाओं को तोड़ते हुए आम बैरक में साझा किया जाता था। आम समारोह, सभी धार्मिक उत्सव आईएनए में हुए। बोस एक धर्मनिरपेक्षतावादी थे और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत का सभी धर्मों के प्रति बिल्कुल तटस्थ और निष्पक्ष रवैया होना चाहिए और किसी विशेष धर्म को मानने या उसका पालन करने के लिए व्यक्तियों की पसंद पर छोड़ देना चाहिए। धर्म एक निजी मामला है, राज्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मुद्दे सांप्रदायिक विभाजन और बाधाओं को काटते हैं।